वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5 NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और आज उसका कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 किलोग्राम का एक बालक है जो 700 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहने योग्य वाली रस्सी पर चढ़ता है। कह रहा है कि एक आपका बालक रहे, जैसे मान लो कि ये हमने क्या किया, एक मान के चलो कि भाई ये रस्सी यदि है तो रस्सी हमने मान लिया कि इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। इस रस्सी पर क्या है, कोई बालक पकड़ के इसे चढ़ रहा है, ठीक है। और ये बोला है कि इस बालक का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 60 केजी का है। कितना है बेटा? 60 केजी का। अब ये कह रहा है कि ये जो जब डोरी पर चढ़ता है तो इस डोरी पर क्या आएगा बेटा? तनाव आएगा। भाई जब आप किसी डोरी पर चढ़ोगे तो डोरी पर तनाव आता है कि नहीं आता? डोरी पर क्या आएगा? तनाव आएगा। क्या कह रहा है कि यह तनाव अधिकतम कितना है? 700 है। तो कह रहा है कि किस केस में रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अच्छा अब देखो हम क्या लगाते हैं? FBD। पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले वाले के लिए, बहुत आसान है। देखो किस पर आ गए? FBD पर। FBD पर जब भी लगाएंगे तो इस बालक पर लगा देते हैं। तो ये रहा बालक, बालक का हमने क्या मान लिया? पॉइंट मास। अब ये इधर इसका द्रव्यमान कितना है? 60 है, तो इसका द्रव्यमान कितना लगेगा? 60 इंटू जी। हम यहां पर माने ले रहे हैं कि जी का मान कितना है? जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू जी, तो 60 गुणे 10 मतलब कितना होगा? 600। तो ये 600 नीचे की ओर लग रहा है। अब इसके ऊपर क्या है बेटा? डोरी है। तो डोरी पर क्या है? डोरी पर तनाव लगेगा। लगा? क्लियर हुआ? अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये ऊपर भी तो जा रहा है ना कि नहीं जा रहा है? इसके पास ऊपर की ओर क्या है? त्वरण है कितना? A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर? तो अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप ये यहां से चढ़ रहा है, हम लोग यहां बैठ के देख लें ना, या तो हम यहां से देख लें। तो यदि हम जमीन पर हैं तो ये बेटा कैसा हो गया? हमारे पास त्वरण कैसा रहेगा? शून्य। भाई जमीन पर है ना हम, तो जमीन तो चल नहीं रही ना, हम चल रहे हैं, हम रेस्ट पर हैं, यानी कि हमारा त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। तो ये किस फ्रेम में हो जाएगा? इनर्शियल। बताया था कि जब हमारा त्वरण क्या होता है? 0 होता है तो वो क्या, कौन सा फ्रेम कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम। और यह जब हम उस किस पर चले जाते हैं? भाई अब ये पूरा सिस्टम है, ये एक तरीके से आपको लिफ्ट नहीं लग रही, नहीं लग रहा है लिफ्ट। भाई आपने क्या किया था? ये रही लिफ्ट थी, लिफ्ट पे आप ऐसे चढ़े थे, इसका भार हमेशा किधर लगता था? नीचे की ओर लगता था। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती थी? ऊपर की ओर लगती थी, ठीक है। यदि इसके पास, अब हमें कह रहे हैं कि हमें इसके अंदर जाके देखना है, तो यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही थी तो हम क्या स्यूडो फोर्स नीचे लगा देते थे? नहीं लगाते थे। बस खत्म बात। वही चीज तो यहां पर भी है। ये भी एक तरीके से आपको लिफ्ट जैसा नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना कि लिफ्ट जैसा। भाई ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो वही सब चीजें तो कर रहा है। बात समझ में आई? तो यदि इसके अंदर हम चले जाएं तो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या होगा भाई? क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम कब होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम तब होता है जब हमारे पास क्या हो जाए? त्वरण आ जाए, हमारे अंदर कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाए। और इनर्शियल फ्रेम कब होता है? जब त्वरण क्या हो जाए बेटा? 0 हो। क्या हो? शून्य हो। क्लियर हुआ? चलो तो अब हम कहां पर? सेम यही वाली चीज है, ठीक है। या तो आप यहां पर से डायरेक्ट आप क्या लगा दो? न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगा दो। तो NLM सेकेंड लॉ से जैसे ही लगाओगे तो उसमें क्या होता है? ये ऊपर वाला फोर्स है तो T माइनस का 600 यही होगा। भाई ये बल है, भाई टेंशन भी क्या है? एक तरीके से बल है। 600 तो उसका क्या है? भार है। तो ये भी क्या है? बल है। क्लियर हुआ? तो T माइनस का 600 बराबर, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान यहां पर बेटा कितना है? M बराबर 60 है, तो 60 गुणे त्वरण बेटा कितना हो गया? 5। इसको सॉल्व करोगे तो T बराबर कितना आ जाएगा? ये 600 इधर प्लस का 300, T बराबर कितना आ गया? 900 न्यूटन। और रस्सी आपकी कितना सह सकती है अधिकतम?
700, ये क्या हो गया 900, रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्लियर हुआ? चलो, तो ये पहला वाला केस समझ में आया। या तो आप वैसे लिफ्ट के जैसे समझ के कह सकते थे, देखो ये तो आपने कर दिया न्यूटन के सेकंड नियम से, या आप लगा दो लिफ्ट वाला सिस्टम। जब लिफ्ट वाला सिस्टम लगाओगे तो आपने क्या रखा, ये इस आदमी को रखा, ऊपर की ओर क्या लग रहा है आपको पता है, किधर क्या लगेगा, भार लगेगा कितना, mg कितना है 60, जी हमने कितना माना है 10, तो मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर टेंशन है, लग रही है ना, ऊपर टेंशन लग रही है, दिख रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे क्या है, टेंशन। इसके पास क्या है, एसिलरेशन है, तो जितना एसिलरेशन है नीचे की ओर क्या लग जाएगा, सीरो फोर्स। तो सीरो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। तो T बराबर अब क्या हो गया, T बराबर ma प्लस का 600, यही तो होगा। ma कितना है बेटा, m तो ये है, a 5 है प्लस का 600, तो 6 3 900 आ गया। तो इस वाले केस में रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्लियर? चलो पहले वाला छाप लो। चलिए अब बेटा दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट में ये जरूर लिख लेना कि रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों टूटेगी, क्योंकि इसका तनाव कितना है, अधिकतम तनाव से अधिक प्राप्त हुआ। चलो अब दूसरा वाला केस करते हैं। दूसरा वाले केस में क्या है कि मैं सीधे अब लिफ्ट जैसे बना रहा हूं, ये हमने बनाया लेफ्ट, ये क्या हो रहा है, अरे बात तो वही है ना, आप क्या बनाना है, बात समझ रहे हो। तो इधर से ये इसका भार किधर लगेगा बेटा, भार तो हमेशा किधर लगता है, नीचे की ओर। तो ये रहा द्रव्यमान कितना है इसका, वही, तो ये 600। क्लियर? इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर यहां पर क्या है, टेंशन, क्योंकि क्या है, डोरी है। तो ये रहा इधर टेंशन। इधर अब आपका क्या कह रहा है कि जब क्या हो जाता है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर से किधर आता है, नीचे आता है। मतलब कि ये किधर रहा, a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमें किसके अंदर जाना है, लिफ्ट के अंदर जाना है। तो लिफ्ट के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों, क्योंकि इस लिफ्ट का त्वरण कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि हम लिफ्ट के अंदर चले जाएंगे तो हमारा भी त्वरण कितना हो जाएगा, और हमारा त्वरण क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 तो है नहीं। तो हम जब इसके अंदर चले गए तो हम किस पे हो जाएंगे, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो जाएंगे तो क्या लगा देंगे, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे, ऊपर की ओर, ये लगा दिया स्यूडो फोर्स, बस हो गया Fs। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखो T प्लस का Fs बराबर कितना, 600, यही है। तो T बराबर कितना हो गया, 600 माइनस का Fs। Fs की जगह क्या हो जाएगा, मास इंटू एसिलरेशन। तो मास कितना है भाई, मैं लिख दे रहा हूं, m इंटू ए। तो T बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 60 गुणे 3। T बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये कितना हो जाएगा, T बराबर 3, कितना आ जा रहा, 420 न्यूटन। भाई Fs में मैंने बताया था कि निगेटिव साइन क्या प्रदर्शित करता है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। तो हमने तो वही तो कर दिया है, बस हो गया, हमने डायरेक्शन पहले ही कंसीडर कर लिया है। तो फिर फार्मूले का हम उपयोग क्यों करें, यहां पर माइनस लगाएं फालतू का। ठीक है, छाप लो। इसमें इस केस में क्या होगा बेटा, रस्सी बचेगी कि टूट जाएगी, बच जाएगी। छापो। अगला करते हैं बेटा तीसरा वाला। तीसरे वाले में बताओ क्या है बेटा, क्या कह रहा है। तीसरे वाले में भी क्या कह रहा है कि उसके पास चाल क्या है बेटा, स्थिर चाल है। अच्छा, जब चाल क्या है, स्थिर है, यानी कि चाल बदल नहीं रही है, तो क्या उसके पास त्वरण होगा, नहीं होगा, उसके पास त्वरण नहीं होगा। तो जो इधर वाला जो Fs लगाते थे वो क्या हो जाएगा, 0। देखो ये इधर रहा, ये आपने फिर से बना लिया। ये कह रहा है कि ये एक समान चाल से चल रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो त्वरण क्या हो गया उसका, 0। ठीक है, इसका इधर पे क्या लग रहा है, 600।
ठीक है, इधर पे इसका टेंशन लग रहा है T, ये नॉर्मल रिएक्शन मान लो, जो भी मानना है। तो यहां से अब आप किधर लगाओगे, इधर पर तो लगाने की जरूरत नहीं है ना, इधर पर तो अब आपका एक्सीलरेशन कितना है, शून्य। आप अंदर से देखो या बाहर से देखो, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो क्या है, बल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये क्या कर दो, इनको बराबर कर दो, तो टेंशन नहीं आ जाएगा। T बराबर कितना, 600 न्यूटन। नहीं यही बात समझ में आया, बस हो गया, खत्म बात। अच्छा अब चौथा बताओ, चौथा तुरंत, चौथा क्या कह रहा है, मुक्त रूप से नीचे गिरता है, मतलब बालक अब रस्सी से ऐसे ही गिर जा रहा है, ऊपर से तुरंत नीचे, मतलब क्या कर दिया, रस्सी छोड़ दिया है, टूट नहीं गई है, रस्सी क्या किया है, रस्सी छोड़ दिया, तभी तो मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है ना। मुक्त रूप से मतलब का क्या है कि उसका किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, यही बताया था कल, कोई कांटेक्ट नहीं। तो भैया जब ये ऊपर से गिरेगा, तो मैंने क्या बताया था कि आपका उसके पास क्या आ जाएगा, उसका त्वरण जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, उसके पास जो त्वरण होगा वो किसके बराबर, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जब आप गिरते समय वो कैसा करता था, भारहीनता का अनुभव करता था, याद करो, बताया था कि जब ये यहां से टूट गया तो इसके पास जो त्वरण हो जाता था वो कितना होता था, क्योंकि जब ऊपर से भाई जब गिरेगा तो नीचे की ओर ही आएगा। ये A बराबर किसके हो जाता था, G के। ये इधर किधर लग रहा है, mg, ये इधर क्या है, टेंशन, क्लियर है। तो इसके पास क्योंकि अब मान के चलो कि त्वरण आ गया, क्या आ गया, त्वरण आ गया, तो ये भी किधर जाके खड़ा हो जाएगा, स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर। तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर mg माइनस का fs, यही होगा। तो T बराबर कितना हो जाएगा, mg माइनस का fs की जगह पे m इंटू a, तो m a का मान कितना हो गया बेटा, g के बराबर, तो mg माइनस का mg, T बराबर 0, मतलब यहां पर टेंशन 0 होगा। सिंपल सी बात है, जब उसको पकड़ के कूद ही नहीं रहा तो टेंशन क्या होगा, बात समझ रहे हो। तो यहां पर क्या करेगा, वो भारहीनता का अनुभव करेगा, बात समझ रहे हो। चलो छाप लो भाई। अब बेटा हेडिंग डालिएगा, नया कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग फोर्स, या हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग बल। ठीक, देखो स्प्रिंग तो आप सब लोगों ने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसी होती है। चलो, तो आपने देखा होगा कि यदि मैं स्प्रिंग को क्या करूं, जैसे यहां पर स्प्रिंग है, इसको मैं यदि इस तरफ दबाऊं, क्या करूं, दबाऊं, तो क्या होगा, स्प्रिंग हमारे ऊपर क्या लगाएगी, बल लगाएगी पीछे की ओर। भाई जब आप इसको दबाओगे, ध्यान समझना, जैसे मान के चलो कि ये क्या है, स्प्रिंग है, इसको आपने क्या किया, दबाना शुरू किया, दबाना मतलब कंप्रेस करना शुरू किया। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो कुछ दूर तक तो चली जाएगी आराम से, लेकिन इसके बाद क्या होगा, आपके हथेली पर क्या लगेगा, दाब बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग जो है आप जिधर दबा रहे हो उसकी विपरीत दिशा में क्या लगा रही है, बल लगा रही है। वही बल क्या कहलाता है, उसका स्प्रिंग फोर्स। बात समझ में आई। आप स्प्रिंग को क्या कर सकते हो, दबा भी सकते हो और खींच भी सकते हो। बात समझे, स्प्रिंग को आप क्या कर सकते हो, या तो दबा सकते हो या खींच सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। अच्छा, जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस का K इंटू डेल्टा एक्स। क्या होता है, के माइनस का K इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, K क्या है आपका, K है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग नियतांक। क्या है, स्प्रिंग नियतांक। क्लियर। ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है कि आपने स्प्रिंग को कितना दबाया है या खींचा है। तो ये क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन।
स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। क्लियर हो बेटा? अच्छा, ये जो माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन यह दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे या खींचोगे, स्प्रिंग उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो ये क्या कर रहा है? माइनस साइन, ऋण चिन्ह, विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। बताओ यहां पर कोई ऐसी चीज बोर्ड पे लिखी है जो आपको ना समझ में आई हो? भाई फिर से समझो, आपने स्प्रिंग को दबाया या खींचा, तो जैसे मान के चलो कि इस बार मैं क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो जब हमने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, तो आप इधर तरफ से जब इधर खींचते हो तो आपको क्या लगता है कि स्प्रिंग फिर से अपनी जगह आने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही हम छोड़ देते हैं, यदि हमने ऐसे पकड़ के खींचा और इसको छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करती है, तुरंत अपनी पोजीशन पर आ जाती है कि नहीं आती? तो यानी कि स्प्रिंग एक तरीके से कैसा बल हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स है। लिखिएगा, यह एक प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब समझ रहे हो, रीस्टोर का मतलब समझो, पुनः अपनी क्या करना, अपनी स्थिति पर आ जाना। तो यह एक कैसा बल है, यह स्प्रिंग को हमेशा अपनी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए क्या रहता है, प्रयत्नशील रहता है। बात समझ में आया? भाई आप स्प्रिंग को खींचोगे तो चाहे कितना भी खींचो, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो स्प्रिंग फिर से क्या हो जाएगी, अपनी जगह पर आ जाएगी। या आपने स्प्रिंग को दबाया है तो क्या होगा बेटा, वो जैसे ही आपने छोड़ा तो फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। यानी कि देखो, यदि मैं स्प्रिंग को इधर में कुछ फोर्स देके क्या करूंगा, दबा रहा हूं, इधर मैंने मान लो कि मैंने इसको क्या दिया, एफ फोर्स दिया है, स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। हमने मान के चल लिया कि स्प्रिंग यहां से जो है, अब आपकी जो, एक मिनट ये आप बना लो, फिर हम नीचे अगले वाले पार्ट पर करते हैं। पहले इसको लिख लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो अभी इसको देखते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने इसको एफ फोर्स लगाया स्प्रिंग पर, तो स्प्रिंग क्या होगी, जब मैंने अंदर की ओर फोर्स लगाई तो स्प्रिंग, इसका मतलब क्या हो गई, कंप्रेस होगी, यानी कि दबेगी। तो स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, होगी। और ये मान के चल लिया कि ये अपनी यहां तक थी स्प्रिंग की लंबाई, कितनी दब गई, तो स्प्रिंग की उसमें कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एक्स। अच्छा, तो आपने जब इधर बल लगाया है इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग किधर बल लगाएगी, इस दिशा में। जिधर आप बल लगाते हो उसकी विपरीत दिशा पे स्प्रिंग क्या करती है, बल लगाती है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, यदि स्प्रिंग की लंबाई में कमी हुई है, स्प्रिंग की लंबाई में कमी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। क्या कहते हैं, कंप्रेशन। फिर आपने यदि इसको इधर तरफ से भी बल लगाया है, ठीक है, आपने इस तरफ भी बल लगाया है और इस तरफ भी बल लगाया है, तो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। यानी कि यदि आपकी स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाए बेटा, बढ़े, तो इसको क्या कहते हैं, इलॉन्गेशन। क्या कहते हैं, इलॉन्गेशन। ठीक, बात समझ में आया? यदि स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे क्या कहेंगे, इलॉन्गेशन। यदि स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, कंप्रेशन। भाई कम कंप्रेशन, ठीक है, कम से कंप्रेशन। और ये इधर इलॉन्गेशन, लॉन्ग हो रही है ना, बढ़ रही है, इलॉन्गे हो रही है, इलॉन्गेशन।
चलो अच्छा, इधर बेटा बल वो किधर लगाएगा, वो जब इस तरफ से देखोगे तो ये इधर तरफ अपने आप को खींचेगी और ये इधर से अपने आप को अंदर की ओर खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि स्प्रिंग का नेचर कैसा है, रीस्टोरिंग है। कैसा है? रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब क्या हुआ कि वह अपने आप को पुनः अपनी स्थिति में क्या करना चाहती है, लाना चाहती है। तो इस वजह से जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो हमेशा जो हम लोग बल लगाते हैं या किसी मशीन द्वारा बल लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में क्या लगाती है, ये बल लगाती है। ठीक, चलिए तो छाप लीजिए इसे। अच्छा एक चीज और है, नोट डाल के लिखिएगा, एक ही स्प्रिंग पर या एक ही स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग बल नियत रहता है, स्प्रिंग बल समान रहता है या नियत रहता है, जो लिखना चाहो, समान रहता है। बात समझ में आई? जैसे अभी तक हम बेटा क्या करते थे कि आपकी यदि कोई रस्सी एक है, बात समझ रहे हो, तो मैंने क्या बताया था कि यदि रस्सी एक ही है तो उस रस्सी पर बेटा तनाव भी कैसा होगा, एक ही तनाव होगा। तो यानी कि इसी प्रकार यह भी है कि यदि स्प्रिंग आपकी एक ही है स्प्रिंग, तो उस स्प्रिंग पर बल भी कैसा होगा, एक समान होगा। स्प्रिंग बल भी क्या लगेगा, समान लगेगा। ठीक, पूरी स्प्रिंग पर यदि स्प्रिंग एक ही है तो हर एक स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर जो उसका स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, एक समान लगेगा। ठीक, छाप लीजिए। अच्छा चलो कुछ जल्दी से नोट डालो और लिखना शुरू करो। वेट क्या है, एक तरीके से वेट मतलब भार क्या है, एक तरीके से बल है ना, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यही ना होता है। अच्छा, जब हम किसी के भार को बेटिंग मशीन द्वारा नापते हैं, किसके द्वारा नापते हैं बेटा, बेटिंग मशीन द्वारा। बेटिंग मशीन द्वारा यदि आप किसी के भार को मापोगे तो वो किस में मापता है, केजी फोर्स में। किसमें, केजी फोर्स में। और आपका ये 1 केजी फोर्स बराबर क्या होता है, 1 केजी फोर्स बराबर होता है 9.81 न्यूटन, याद रखना। अच्छा, एक्चुअल वेट हम लोग मानते थे, वास्तविक भार क्या होता था बेटा, mg कि कुछ और होता था, ये कितना होता था वास्तविक भार, W बराबर m इंटू जी, यही है। फिर क्या आया था, अपरेंट वेट यानी कि आभासी भार, अपरेंट वेट या आभासी भार। आभासी भार बेटा क्या होता था, आभासी भार यहां पर वह भार है जो हम किसके द्वारा मापेंगे, वेइंग मशीन के द्वारा। ठीक है, हाँ, इस मशीन के द्वारा जो हम मशीन के द्वारा भार मापते हैं वो क्या कहलाता है, आभासी भार। वेइंग मशीन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, तो अब हमें किसी की क्या लेनी है बेटा, रीडिंग लेनी है। देखो यहां से कॉन्सेप्ट समझो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। जब आप वेटिंग मशीन में उसका जब भार तौलने वाली मशीन में कि उसकी क्या करते हो, नहीं ये बेइंग है, बेइंग मशीन, तभी नहीं कह रहा हूं बार बार बेइंग मशीन। चलो, जब आप इसका क्या करते हैं, भार मापते हैं, तो देखो जो आता है तो करता क्या है, आपने देखा होगा तो वो कुछ ऐसे लिए रहता है, सिलेंडर मापने वाला आता है ना, वो कुछ इधर से वो फंसा देता है इस पर ना, और इधर से कुछ जब उसके अंदर से देखते होगे तो वो स्प्रिंग निकलती है, देखे हो, और वो यहां से रीडिंग क्या करता है, पढ़ लेता है, आगे बढ़ जाता है।
ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है कि हम रीडिंग में क्या करते हैं कि इससे जब हम इसको फंसा देते हैं सिलेंडर को, और इससे फंसा कर क्या करते हैं, उठाते हैं, तो यहां पर एक मेन तीर होता है, ठीक है, जो जहां पर आकर उस रीडिंग में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बात समझ रहे हो भाई? जैसे मान के चलो कि ये इधर ये रहा, ठीक है, बड़ा सा बना देते हैं, इधर एक आपका निशान बना रहेगा, ठीक, वो निशान आपकी इधर रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहेगा, लिखा रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम उठाएंगे तो ये वाली जो रीडिंग है ये क्या होगी, फ्लैक्चुएट होगी, ये ऊपर नीचे जाएगी, और इसके सामने जो भी पड़ जाएगा, जब कुछ देर बाद उठाया रहता है फिर देखता है कि अब स्थिर हो गया है, तो जिसके सामने ये वाला तीर पड़ेगा वही उसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। यही नापता था, ऐसे ही नापते हैं। तो ये, तो अब देखते हैं कि बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो जब वो इसको करता है तो स्प्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच होती है। भाई स्प्रिंग फैलती है ना, स्प्रिंग फैलती है, तो यानी कि स्प्रिंग में भी क्या जनरेट हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बना रहा है। अच्छा, जब आपको स्प्रिंग से डर लगे तो आप क्या मान लो, रस्सी मान लो। रस्सी में क्या आता है, तनाव, तो इस पर तनाव आता है, तनाव के कारण जितना तनाव होगा वही इसकी क्या होगी, रीडिंग। जितना तनाव होगा वही इसकी क्या होगी, रीडिंग। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जितना तनाव होगा वही रीडिंग होगी। वही रीडिंग होगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, छापो, नहीं समझ में है? हाँ, इसको जो है आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालने के बाद आप इसको बना सकते हो ऐसे करके, इधर स्प्रिंग दिखा दो और इधर आपका एक हुक टाइप का बना रहता है, इधर आपका मेन स्केल दिखा दो, इधर आप नंबरिंग दिखा दो, बस। ठीक, चलो। तो अब पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, ये हमारी एक मशीन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये बैलेंस मशीन है, इसको बैलेंस मशीन भी कहते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्या किया है कि इसको एक पुली की, इससे हमने क्या किया, उसके हुक से हमने क्या जोड़ दिया है, पुली को जोड़ दिया है। इधर तरफ 4 किलो का द्रव्यमान है, इधर की तरफ 6 किलो का द्रव्यमान है। आपको बताना है कि इसकी रीडिंग कितनी होगी। बस देखो, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत आसान है। देखो, ये पहले तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जाएगा किधर, किधर किधर तक, नीचे की ओर 6 की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। क्लियर हुआ? अब डोरी एक ही है, तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, एक ही डोरी पर तनाव भी एक लगता है। यदि डोरी सेम है तो उस पर त्वरण भी एक लगता है, बता चुका हूं। चलो, तो यहां से ये नीचे की ओर आएगा तो इधर भार बेटा कितना, इधर कितना हो जाएगा भार, 60, और इधर 40। क्लियर हुआ? अच्छा, डोरी एक ही है तो इधर पर बेटा तनाव लग रहा होगा, इधर भी क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। चलो, ये इधर टी, तो दोनों तरफ दोनों। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि टेंशन हमेशा किस में आते हैं, पेयर में, बताया हूं, टेंशन हमेशा किस में आते हैं, पेयर में। तो जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि किधर तरफ से टेंशन होगा, तो इस पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के छाता खोल दो। तो छाता किधर खुलेगा, इस पर खड़े होकर के ऊपर की ओर, मतलब इधर टेंशन की डायरेक्शन इधर। यह तो टेंशन के लिए मैंने क्या बताया था कि टेंशन हमेशा सदैव अपने जहां पर लगता है उससे दूर
की ओर रहता है, तो यहां से दूर की ओर इस डायरेक्शन में, और इधर से दूर इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो ये टी। अच्छा, तो इधर टी इधर टी, तो दोनों तरफ क्या है? टी टी है। तो इस पर तनाव कितना आ रहा होगा? यही टी ही तो आ रहा होगा ना तनाव। ये एक टी इधर है, एक टी इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है भाई। ऊपर से देखो ना, ये वाली डोरी आई इधर, इधर टी और इधर टी, तो ऊपर इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? 2t भाई, तभी तो ये नीचे नहीं गिर रहा है। नहीं आया समझ में भाई? देखो, डोरी पे तनाव आया, तनाव समझ में आ गया। अब डोरी पर जब तनाव है तो ये इधर देखो ना, ये इस डायरेक्शन में भी टेंशन आ रहा है, इधर भी टेंशन आ रहा है। अब ये वेटिंग मशीन तो आप हाथ में लिए हुए हैं, यानी कि जो नीचे वाली चीज है वो नीचे गिर नहीं रही है। बात समझ रहे हो? तो जब नीचे गिर नहीं रही तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? इसी के बराबर यदि हम ऊपर फोर्स लगा दें तो ये जहां पर होगा वहीं पर क्या होगा? रुका रहेगा। नहीं आई बात समझ में? तो ऊपर की ओर कितना फोर्स लग जाएगा? टेंशन 2t, यानी कि जो भी रीडिंग आएगी वो कितने के बराबर होगी? 2t के बराबर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस हो गया। अब आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो ऊपर की ओर ये क्या रहेगा? 2t। तो अब टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन बराबर मैंने क्या बताया था बेटा? बताओ, कुछ बताया था? क्या बताया था? हाँ, और माइनस वो एक्सीलरेशन में बताया था। देखो, टेंशन बराबर क्या होता है? टेंशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स, मतलब नीचे की ओर कौन ला रहा है इसे? ये 60 वाला। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना हो गया? 60 इंटू बैकवर्ड मास। तो बैकवर्ड मास बेटा कितना है? 4 प्लस बैकवर्ड भाई ये 60 है, तो 60 किस पर लग रहा है? इस पर लग रहा है। तो इसके पीछे वाला द्रव्यमान कितना बचा? 4 ही तो बचा। ठीक है, फिर प्लस बैकवर्ड जो इसको रोक रहा है, तो इसको कौन रोक रहा है? ये 40 वाला। 40 वाला ही तो नहीं इसे नीचे आने दे रहा है। तो ये 40 गुणे इसके पहले फॉरवर्ड मास कौन सा है? 6 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो गया? 6 4 10। तो T बराबर कितना हो गया? 6 चौको 24 और ये 6 चौको 24। तो 24 200 480, ये रहा 10। क्लियर? इधर से 10 0 0 कट गया। तो टेंशन आपका आ गया 48 न्यूटन। लेकिन आपकी रीडिंग कितनी है भैया? रीडिंग जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी? 2t। ये 2t क्यों हुआ? ये बात समझ में आई ना? तो यहां से आपका यहां पर लिखेंगे, अतः रीडिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग इज इक्वल टू 2t। तो ये कितना होगा? 2 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 96 न्यूटन। ये आपकी रीडिंग हो गई। नोट कर लीजिए। ये लो, एक लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट के अंदर हमने क्या लगा दिया? वही वेटिंग बैलेंस मशीन। ये रहा बैलेंस मशीन। बैलेंस मशीन से हमने क्या किया? एक हुक की सहायता से एक 5 kg का क्या कर दिया है? 5 kg का एक द्रव्यमान जो है लटका दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि रीडिंग ज्ञात कीजिए। फाइंड रीडिंग ऑफ बैलेंस मशीन। चलो, अच्छा, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इस बार, और इसका जो त्वरण दिया हुआ है ये A बराबर G/4 दिया हुआ है। A बराबर कितना दिया हुआ है? G/4। अच्छा, चलो तुरंत बताओ मुझे, मैं तुरंत सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो, बात समझना। इस पर कुछ चीजें होती थी जब आप जो टेंशन निकालते थे। ध्यान करो, इस पर तो एक ही है ना, सिर्फ इसी का टेंशन। जो इसका टेंशन होगा वही इस पर रीडिंग आएगी। भाई इस पर तो रस्सी का झोल नहीं है ना, इस पर 2 रस्सियां कहां है पुली वाली, कि एक इधर टी है एक इधर है, तब जाके 2t होगा। इस पर तो एक ही है ना, तो जो होगा वही होगा, केवल एक टेंशन होगा। बात समझ में आई? तो अच्छा, अब यहां से जब आप टेंशन निकालते थे, ध्यान करो,
नॉर्मल रिएक्शन ध्यान करो, जब लिफ्ट ऊपर जाती थी क्या होता था, आपका भार कैसा महसूस होता था, अधिक भार कैसा महसूस होता था, अधिक। डायरेक्ट लिखो, टेंशन बराबर या नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, mg उसका तो भार हुआ प्लस का m इंटू ए, यही होता था, खत्म बात। तो m कॉमन ले लो, g प्लस का a, m g कितना, g तो वही है, a कितना है, g बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 mg बपान 4। नहीं आई बात समझ में, क्या नहीं पता चला क्या, आ गया ना। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 250 बटा 4 न्यूटन। ये आपकी क्या रही रीडिंग। भाई टेंशन ही इस बार क्या हो जाएगी, इसकी रीडिंग हो जाएगी। नहीं आया समझ में, बस छाप लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया, फिर से एक लिफ्ट ले लिया, लिफ्ट में हमने वेटिंग वाली मशीन लगा दी जिससे भार तौलते हैं, और उस पर एक पुली की सहायता से दो द्रव्यमान लटका दिए, एक 4 किलो का एक 6 किलो का। ये जो लिफ्ट है A बराबर g/2 के त्वरण से किधर आ रही भैया, नीचे आ रही है। तो आप लोगों को कुछ बताना है, जो भी है बताओ। इसकी रीडिंग बताना है, यदि आप सोचो तो आप निकाल सकते हो तुरंत। करें, देखो टेंशन निकालें, हम डायरेक्ट निकाले दे रहे हैं, टेंशन निकाल लें। देखो फिर उसको 2, ये तो पता है ना कि इस केस में रीडिंग कितनी आएगी, इस केस में रीडिंग कितनी आएगी, टेंशन के टर्म बताओ 2t। भाई एक इधर t, एक इधर t, तो इनको कैंसिल करने के लिए ऊपर 2t। बात समझ में आई, रीडिंग आपकी आएगी 2t। लेकिन अब आप इधर से देखना, यहां पर जो मैं आप फोर्स लगाओगे, फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स जो भी आप लगाओगे, तो देखो यहां पर हो क्या रहा है कि ये 60 तो नीचे लग रहा है, ये 40 इधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपको कैसा अनुभव होगा, आपका भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा। तो कब कम महसूस होगा, जब आपके त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यानी कि t बराबर कितना होगा आपका, यदि एक तरीके से ध्यान से देखो तो यदि मान के चलो कि एक ही द्रव्यमान होता, ये वाला केस होता, ठीक है, आप नीचे आ रहे हो तो ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो ये fs ऊपर, यही होता था। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर से कितना आता था, mg माइनस का ma, यही तो होता था। अच्छा, तो इस केस में यदि ध्यान से देखो तो किस पर अंतर पड़ेगा, सिर्फ त्वरण पर ही तो अंतर पड़ेगा, द्रव्यमान उपमान तो सब सेम है। यानी कि यहां पर जो नेट A जो आएगा या जो G आएगा, मान के चलो जो आपका जो G आएगा वो कितना आ जाएगा, G माइनस का A। नहीं बात समझ में आई भाई, वही तो किए हैं, नहीं आया समझ में। चलो देखो ये वाला समझ में आया था कि इस पे क्या किए थे अपन लोग, आ गया था। चलो यहां पर आप टेंशन निकाले थे, कितना आया था आपका 48 न्यूटन, ये इसके लिए आ गया। अच्छा 48 न्यूटन आ गया, लेकिन इधर आपके साथ क्या हुआ है, त्वरण घट भी तो रहा है ना इसका। भाई ये नीचे की ओर आ रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि आप ध्यान से देखो तो ये आपने, यदि मैं इसको m1 m2 मान लूं, क्या मान लूं कि ये m1 है और ये m2 है, तो इधर से देखना t बराबर क्या निकाले थे आप, फॉरवर्ड फोर्स m1 g इंटू बैकवर्ड मास m2 प्लस का बैकवर्ड फोर्स m2g इंटू फॉरवर्ड मास m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो भाई यहां पर नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा है। अच्छा यहां पर तो t बराबर ये कितना हो गया 2m1 m2
जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2, यही हुआ भैया। भाई ये देखो ना, m1 m2 जी, m1 m2 जी जुड़ गया ना, ये तो 2 हो जाएगा m1 प्लस का m2। अच्छा अब देखो जी में, जी क्या हो रहा है आपका, नीचे आ रहे हो ना पूरी लेफ्ट साइड, तो जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, जी माइनस का ए, यही ना घट रहा है, जी माइनस का ए ही ना हो रहा है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 2m1 m2, ये कितना हो जाएगा, जी में से जी बाई 2 होगा कि नहीं, 2 से 2 मर गया भाई। इसमें ए की जगह पर कितना रख दोगे, जी बाई 2, तो जी में से जी बाई 2 आएगा, तो जी बाई 2 ही तो घट कर आएगा ना, तो 2 से 2 मर गया। वैल्यू पुट करो, टी बराबर कितना आ गया, m1 कितना है 6 4 जी 10 बटे और 6 4 10, 6 चौको 24, टी बराबर कितना आ गया 24 न्यूटन। तो यहां पर रीडिंग कितनी आ जाएगी 48, कितनी आएगी 48 रीडिंग आपका 2t, तो 2 इंटू टी 24, तो ये हो जाएगा 48 न्यूटन। दैट्स इट, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग पर आपने m द्रव्यमान लटकाया, ठीक है, स्प्रिंग से आपने m द्रव्यमान क्या कर दिया, लटका दिया। फिर आपने एक धागे की सहायता से 2m द्रव्यमान लटका दिया, इस द्रव्यमान से धागे की सहायता से 2m द्रव्यमान लटका दिया। फिर आपने एक स्प्रिंग लगाया और फिर आपने m द्रव्यमान लटकाया। अब आपसे कहता क्या है कि भाई जैसे ही आप इस सिस्टम को जोड़ देंगे, कुछ समय बाद ये सिस्टम क्या होगा, हिलेगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा खींचेगी, ये वाली स्प्रिंग भी क्या होगी, खींचेगी, और कुछ समय बाद ये किस पर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, मतलब साम्य अवस्था पर आ जाएंगे। जब ये साम्य अवस्था पर आ जाते हैं, जब ये साम्य अवस्था पर आ जाते हैं, तो इस डोरी को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जब यह साम्य अवस्था में आ जाती है, तब क्या करते हैं, डोरी को कट कर देते हैं। तो आपको बताना है कि इस वाले का, इसका और इसका, इन तीनों द्रव्यमानों का त्वरण क्या होगा। लिखिएगा, जब निकाय साम्यावस्था में आता है, तब स्ट्रिंग को काट दिया जाता है। तब अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने इसे ए पॉइंट मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया। तो आपको बताना है ए का त्वरण, बी का त्वरण एंड सी का त्वरण क्या होगा। छापो इसे। हमने क्या माना कि साम्य अवस्था बाद कुछ ऐसा हो जाता है मेरा सिस्टम, और ऐसे आके क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नीचे देखो, नीचे की ओर, पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले मुझे बता लेने दो, ये क्या है, नीचे की ओर इधर क्या लगेगा बेटा, भार लगेगा, ये रहा भार, ये कितना लगेगा mg, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, स्प्रिंग है, ये हम इसे नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग किधर पर लगा रही होगी, ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, क्योंकि यह द्रव्यमान नीचे नहीं गिर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर, तभी तो नीचे नहीं गिर रहा है ना। यानी कि इधर एक बल लगेगा क्या, स्प्रिंग फोर्स, और ये कितना लगेगा, mg के बराबर होगा, क्लियर होगा। चलो अब इस वाले पर आते हैं, 2m वाले पर। 2m वाले पर जब देखोगे तो 2m का भार बेटा किधर लगेगा, नीचे की ओर, 2mg कि नहीं लगेगा, भार कितना लगेगा 2mg। अच्छा स्प्रिंग एक ही है, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है, बात समझना,
तो इधर तरफ ये स्प्रिंग जो है इधर तरफ भी तो आ रहा होगा भाई, जैसे टेंशन होता है, आपको इससे डर लग रहा है ना कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या मान लो, टेंशन मान लो, स्प्रिंग को आप डोरी मान लो। तो जैसे ही आप डोरी मानोगे तो डोरी में वो किस में आता है, पेयर में आते हैं ना टेंशन फोर्स, तो इसी तरह स्प्रिंग फोर्स भी किस में आता है, पेयर में आता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एक ही स्प्रिंग है तो क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी समान होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, इस दर पर जो लगेगा mg। नहीं आई बात समझ में, आ गए। अब ये क्या है बेटा, डोरी है, तो इधर तनाव आएगा, टेंशन आएगा, टेंशन बराबर कितना आएगा 2mg, क्योंकि ये नीचे तो गिर नहीं रहा है, इधर कौन कौन सा जुड़ा है 2mg और mg, तो कितना हो जाएगा 3mg, तो ये कितना हो गया 3mg। अब ये किस में आना है इसको भाई, ये उसमें आएगा ना पेयर में, तो ऊपर से भी टेंशन आ रहा होगा कितना, T बराबर 3mg, क्योंकि रस्सी एक है तो तनाव भी एक होता है, बता चुका हूं। अच्छा, अब ये इधर mg का द्रव्यमान भी तो नीचे की ओर लग रहा होगा ना, भार, तो ये भी कितना हो जाएगा mg होगा बेटा कि नहीं। तो अब ये इधर से तो ऊपर भी स्प्रिंग फोर्स इस पर लग रहा होगा, कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये नीचे तो गिर नहीं रहा है, ये वाला किधर नीचे तो गिर नहीं रहा है, तो इधर पर किधर लग रहा होगा, ऊपर की ओर। कितना लग रहा है 3mg और mg कितना हो गया 4mg, तो 4mg कुछ ऊपर लग रहा होगा तब ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये कितना हो गया Fs बराबर 4mg। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। अब बताओ अभी कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या बोला है कि आपने क्या किया है, जैसे ही हम इस तरफ में डिवाइड कर लिया, अब यहां से बोला है कि स्प्रिंग को आपने क्या किया, स्प्रिंग को नहीं स्ट्रिंग को, मतलब धागे को काटा है। किसको काटा है, धागे को। स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, आपने किसको काटा, धागे को काटा। हमने कैंची लेकर आया और इसको खाच और इधर खाच, इसको काट दिया। जब आपने इसको क्या कर दिया, काटोगे तो क्या हो जाएगा, बात बताओ। जैसे ही आप काटोगे डोरी पर तनाव क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जैसे ही आप काटोगे डोरी पर तनाव क्या हो जाएगा, शून्य। नहीं आ रही बात समझ में। जैसे मान के चलो आपने कोई चीज लटकी हुई है दीवार से, ठीक है, रस्सी की सहायता से, आपने रस्सी तुरंत काट दिया, तो जैसे ही रस्सी काटोगे तो तुरंत ढीली नहीं पड़ जाती ना, तो उस पर तनाव क्या हो गया, शून्य, क्योंकि कटी ही क्या है, डोरी है। बात समझ रहे हो, क्योंकि कटा ही क्या है, डोरी है, इस वजह से डोरी पर तनाव क्या होगा, शून्य। जैसे ही रस्सी काटेंगे तो हम ये लिखे दे रहे हैं, जैसे ही डोरी को काटेंगे डोरी पर तनाव शून्य होगा। बनाना पड़ेगा, क्लियर। कि नहीं होगा। अच्छा तो यार, अच्छा थोड़ा सा इधर समझ लो ना, क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। अब हम एफबीडी बना रहे हैं हर एक के लिए, तो जब हम सी के लिए एफबीडी बनाएंगे तो सी पर देखो क्या लग रहा है, एमजी नीचे की ओर लग रहा है ना, सी पर एमजी नीचे की ओर लग रहा है। अब इस पर बेटा टेंशन क्या हो गया, टेंशन तो शून्य हो गया, तो क्या ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स शून्य हुआ होगा, नहीं। स्प्रिंग फोर्स क्यों शून्य होगा भाई, भार तो अभी भी लटक रहा है ना, तो ऊपर तो क्या लग रहा होगा, और ये कितना लगेगा 4mg, तो ये ऊपर कितना लगा 4mg। ये कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, m है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पॉइंट सी है, ठीक है ना, पॉइंट सी के लिए। तो जैसे ही तो ये करेंगे बेटा, तो यहां से हमने मान लेते हैं कि इसका जो त्वरण है, देखो ये जाएगा किधर, जैसे ही आप रस्सी काटोगे तो देखो तो 4mg ऊपर है, ये कौन सा, ये नीचे है, तो जाएगा किधर, ये ऊपर की ओर, यानी त्वरण बेटा किधर आएगा, ऊपर की ओर। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ जैसे ही आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 4mg माइनस का mg इज इक्वल टू m इंटू a। तो ये कितना हो जाएगा 3mg इक्वल टू ma, खपाच कट गया, mm जी, a बराबर कितना हो जाएगा
3G किस वाले पॉइंट का आया है? सी का त्वरण आ गया आपके पास। चलो दूसरा देखें बेटा, चलो दूसरे बी पर आ जाते हैं, पॉइंट बी पर। तो ये आपने बनाया बी का द्रव्यमान 2mg नीचे की ओर, तो 2mg आपने लगा दिया, ठीक है। अब bmg से क्या लगा हुआ है नीचे? स्प्रिंग भी तो है, तो क्या स्प्रिंग शून्य हो रही है क्या? नहीं, स्प्रिंग तो नहीं शून्य हो रहा ना, स्प्रिंग तो अभी भी लगेगा। कितना लगेगा? mg। तो यानी कि इधर पर एक स्प्रिंग फोर्स आपने और क्या कर दिया? लगा दिया। कितना? mg। क्लियर। ऊपर की ओर क्या हुआ? टेंशन शून्य है, तो ऊपर की ओर कोई बल नहीं है, यानी कि ये क्या होगा? नीचे गिर रहा होगा ना। तो इस पर त्वरण कितना लग रहा होगा? 2m है, त्वरण किधर लग रहा होगा? इस पर, नीचे की ओर। तो यहां पर फिर से न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 2mg और mg कितना हो गया? एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा बेटा? 3mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2m इंटू a। भाई बल बराबर क्या होता है? तो यही तो कर रहे हैं ना, 2m a। m से m मर गया, a बराबर कितना हो जाएगा? 3/2a। ये किस 3/2g, और ये किस पर है? b पर। क्लियर हो गया। अब देखो यहीं पर लास्ट है छोटा सा, ये क्या है? a के लिए देख लेते हैं ना, पॉइंट a पर। जब a पर देखोगे तो देखो ध्यान से, mg लग रहा है बस, और ऊपर क्या लग रहा है बेटा? fs। ये भी कितना लग रहा है बेटा? m इंटू जी। तो देखो और कुछ बल लग रहा है क्या? ये तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो गया? शून्य। तो ए पर कितना हो गया बेटा? शून्य। छाप लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर वही है, सेम चीज भैया। कह रहा है कि जब निकाय भैया किस में होता है? साम्य अवस्था में होता है। किस में होता है? साम्य अवस्था में। तब ऊपर की ओर स्प्रिंग को क्या करते हैं? तब जो ऊपर वाली जो स्प्रिंग है भैया उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो कहता है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा? क्लियर। देखो फिर से, चलो बाद में छाप लेना। देखो क्या है चीजें, ये ऐसे ऐसे किया हमने, पूरा फिगर फिर बना लिया। ये m, फिर ये रस्सी आई, ये 2m और ये m, ये a, ये b, ये c। देखो नीचे से चलें, इधर का भैया mg स्प्रिंग फोर्स, ऊपर कितना? m इंटू जी। फिर स्प्रिंग फोर्स एक ही स्प्रिंग है तो किस में आएंगे? पेयर में आएगी। तो इधर भी क्या हो जाएगा? mg लगेगा, ठीक है। इसका भार 2mg लगेगा। तो इस पर द्रव्यमान कितना लग रहा है? बल 2mg और mg 3mg। ये नीचे तो आ नहीं रहा है, कौन रोका हुआ होगा इसे? इस पर टेंशन कितना? 3mg। इसके बराबर लगा हुआ होगा तभी तो इसे रोका होगा। क्लियर। अब इधर भी कितना? 3mg, और ये इधर क्या कर रहा होगा? इधर अपना भी तो लग रहा होगा ना, mg लगा। इसको ऊपर तरफ कौन रोक रहा होगा? इसका स्प्रिंग फोर्स कितना? 4mg। अब जब यह साम्य अवस्था में आ गया, इसको हमने क्या किया? चाकू लिया, खापाच खापाच, इसको काट दिया कैंची से, ठीक। अब बात समझो, जैसे ही आप इसे किससे काटोगे? चाकू से काटोगे। किसको? स्प्रिंग को। स्प्रिंग फोर्स तुरंत शून्य हो जाएगा। जैसे ही आप इसको काटोगे स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? तुरंत शून्य हो जाएगा भैया। जैसे ही ये शून्य होगा तो लिखो, जैसे ही हम स्प्रिंग को काटेंगे एफएसपी शून्य हो जाएगा। ठीक है, एफएसपी कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, फिर जब ये क्या हो गया? एफएसपी क्या हो गया भैया? शून्य हो गया।
क्या ये जो टेंशन फोर्स है ये बदलेगा? भाई जैसे ही आपने काटा ये क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग तुरंत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वो जो डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया, जीरो, तो उसका फोर्स जीरो। अच्छा ये जो रिएक्शन होगी ना विद इन सेकेंड, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, 0 सेकेंड में होगा, 0 सेकेंड में काटा तुरंत स्प्रिंग फोर्स जीरो, तुरंत, कोई टाइम नहीं लगा। और ये वाला तो ये क्या है, ये तो डोरी लगी है, डोरी में क्या लग रहा है, टेंशन। क्या टेंशन शून्य होगा क्या? नहीं। क्या टेंशन 3 mg लगेगा क्या? नहीं, टेंशन 3 mg नहीं लग जाएगा भाई, बात समझो। जैसे ही आपने ऊपर से काटा तो इस डोरी पर क्या आएगा, थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा इसके टेंशन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन टेंशन बल शून्य नहीं होगा। यही चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आपने स्प्रिंग को काटा तो स्प्रिंग को काटने पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा, लेकिन ये जो टेंशन है, टेंशन T बराबर 3 mg भी नहीं होगा, ना जीरो होगा, यह बदलकर कुछ और हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि टेंशन एक ऐसा बल है जो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। क्या करता है, एडजस्ट करता है। बात समझ में आई? तो यहां पर लिख लो, डोरी में तनाव बदल जाएगा, क्योंकि यह एडजस्टिंग फोर्स है। क्या है, एडजस्टिंग फोर्स है। क्लियर हुआ? अब यानी कि इस डोरी पर कुछ ना कुछ तो तनाव आया है, लेकिन जो हमें पता नहीं है। अच्छा एक चीज और, यदि दो द्रव्यमान, ध्यान से समझो, यदि दो द्रव्यमान एक ही डोरी से बंधे हुए हैं तो उन दोनों द्रव्यमानों का त्वरण भी क्या होगा, एक समान होगा। तो लिखो, यदि दो द्रव्यमान एक ही डोरी से बंधे हों तो क्या हो जाएगा, तो इनका त्वरण एक समान होगा। क्लियर हुआ? हो गया भैया? छप गया? चलो मैं कुछ हटा देता हूं, लिख गया ना, छाप लो छाप लो। हो गया? आगे बढ़े। तो देखो अब आते हैं इस वाले पर। देखो ध्यान समझना, ये डोरी है तो इसका तनाव तो बदल गया, लेकिन तनाव कितना हुआ हमें पता नहीं है। तो इस पर तनाव हमने मान लिया कि T है, इधर पर भी तनाव T है, सिंपल सी बात है। इधर पर ये कितना लग रहा होगा, M × G, इधर पर 2mg, इधर पर क्या लग रहा होगा, 2mg। हाँ भाई, इधर क्या लग रहा होगा, 2mg, और 2mg के इस तरफ भी क्या लग रहा है, इसका तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा ना भैया। 2mg पर देखो, इधर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है ना, तो इधर 2mg के साथ एक स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा होगा, mg। क्लियर हो गया भैया? अच्छा, अब ये सिस्टम जब सोचो, जब इसको काटा गया होगा, जब इसको क्या किया गया होगा, काटा गया होगा, तो ये पूरा सिस्टम किसी ना किसी त्वरण से नीचे गिरा होगा। तो इसका त्वरण हमने मान लिया कि कितना है, a है, क्योंकि ये लिखा हुआ कि यदि दो द्रव्यमान एक ही डोरी से बंधे तो इनका त्वरण क्या होगा, एक होगा, एक समान होगा, यानी कि इसका भी त्वरण a तो इसका भी त्वरण a। क्लियर कि नहीं? अच्छा, तो अब मैं इस वाले को पॉइंट को हटा दूं यहां से। तो अब आपने क्या लगाया, न्यूटन के नियम का कौन सा प्रयोग किया, सेकंड लॉ का। यहां से देखें तो T
प्लस का mg इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले के लिए t प्लस का mg बराबर m इंटू a। ठीक, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो ये ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा 3mg माइनस का t बराबर 2m इंटू a। क्लियर हो गया भैया? इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ोगे तो t से t कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4mg इज इक्वल टू 3ma, m से m कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा 4/3 इंटू जी। यानी B और C का त्वरण आपको कितना आ गया, ये किसका है B बराबर C। क्लियर? अब देखो तीसरा वाला तो वही है, तीसरा वाला क्या है, ये रहा M A वाले के लिए, तो ये तो mg नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल इधर उधर पर क्या लग रहा है स्प्रिंग फोर्स mg लग रहा है। ये तो भैया कहीं आ जा नहीं रहा है, बात समझ रहे हो भाई, ये तो अपनी जगह पर रुका हुआ, यानी कि इसका त्वरण ये कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, a बराबर शून्य। a पॉइंट का त्वरण कितना हो गया भैया, शून्य हो गया। क्लियर? चलो छापो इसे, फिर एक लाइन लिख के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, इस लेक्चर को। मुश्किल से 2 मिनट का हो गया। छापो इसे, देखो क्या है, नोट डालो, लिखो स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग की लंबाई क्या, स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा किससे दिखाए हैं, के से, तो के क्या कह रहा है, लंबाई के कैसा होता भैया, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/लेंथ L। अब जब देखो तो ये रहा मेन रिलेशन, आप इसको जब मैंने व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटा दिया तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो K बराबर कितना हो जाएगा, C/L में लिख सकता हूं, जहां C क्या है, नियतांक है, तो K इंटू L बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या नियतांक। जहां K क्या है भैया, स्प्रिंग नियतांक है, L क्या है आपका, L है आपका स्प्रिंग की लंबाई। अब देखो एक बात, जैसे मान के चलो कि ये आपकी क्या रही, एक स्प्रिंग रही, ये क्या है, स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की लंबाई मान के चलो कि आपकी कितनी है भैया, L है, कितनी है, L है। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कितना है, K है, कितना है, K है। इसको हमने कह रहा है कि इस स्प्रिंग को हमने 2 भागों में काट दिया, 2 बराबर भागों में क्या कर दिया, काट दिया। तो यानी कि इस स्प्रिंग को जब हमने काटा तो इस स्प्रिंग की लंबाई, इसकी कितनी हो गई लंबाई, L/2, क्योंकि कितने भागों में कटी है भैया, 2 भागों में। इसकी भी लंबाई कितनी हो गई, L/2। अच्छा, तो ये इसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गुना हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ये बताना है कि भैया स्प्रिंग, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होगा और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ होगा, वो हमें क्या करना है भैया, बताना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग की लंबाई का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि लंबाई आप क्या करोगे, आधी करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 गुना। यदि लंबाई आप क्या करोगे, 1/3 करोगे, मतलब 3 हिस्सों में काटोगे, तो वो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। मतलब लंबाई आप जितनी कम करोगे वो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बढ़ जाएगा। तो ये कितना गुना कम हुआ है, लंबाई 2 गुना कम हुई है ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना। तो इसका कितना हो जाएगा, 2K, इधर भी 2K। बात समझ में आई? तो यदि मैं स्प्रिंग को n भागों में काट दूं, कितने भागों में, n बराबर भागों में काट दूंगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n इंटू K हो जाएगा। क्लियर भैया?
तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम, और इसी के साथ साथ हम लोग क्या शुरू कर देंगे, फ्रिक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।